बेटा उसमें करंट है। राहुल, तुम्हारा ध्यान क्या है अंकिता? अभी वो खंभा पकड़ लेता। मेरे बच्चे से ना दूर रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? अंकिता वो मेरा भी बेटा है, तो मेरे को उससे मिलने दो कम से कम। अच्छा, अब तुम्हें तुम्हारा बेटा याद आ रहा है? तब ये बेटा कहाँ गया था जब तुमने मेरे से तलाक लिया था, मेरे को छोड़ के गए थे? अरे 2 साल का था ये जब तुम मेरे को डाइवोर्स देके गए थे, तब तो तुम्हें इसका कोई ख्याल नहीं आया। आज पता नहीं कहाँ से आकर के बाप का फर्ज याद आ रहा है। आज तो तुमने इसको हाथ लगा दिया, लेकिन आज के बाद इसको हाथ मत लगाना, मेरा बेटा ही है। दिख रहा है वो तो कि किस तरीके से तुम इसकी जिम्मेदारी निभा रही हो। अरे तुम यहाँ पे खड़ी हुई फोन पे बात कर रही हो, अगर एक खंभा छू लेता फिर? करंट है इसमें। ऐसा कभी होता ही नहीं। मैंने बहुत मुश्किल से पाला इसको, बहुत ध्यान रखती हूँ मैं इसका बाप भी मैं ही हूँ और इसकी माँ भी। समझ में आया? देखो अंकिता, तुम्हारी बात बिल्कुल जायज है। माना कि मैंने तुम्हें डाइवोर्स दिया है, लेकिन मैं इसकी कस्टडी छोड़ना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि ये मेरे साथ नहीं रहे। हाँ तो जानबूझ के ली थी मैंने इसकी कस्टडी, क्योंकि तुम तो बाप का फर्ज कभी दे ही नहीं पाए इसको। हमेशा बिजनेस की रट लगा के रखते थे। ये बीमार हो जाता था ना, तब भी तुम इसको डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। हाथ पैर जोड़ती थी मैं तुम्हारे कि चल लो, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चक्कर में मैंने इसके लिए स्कूटी सीखी, गाड़ी सीखी, क्योंकि तुम इसको कभी ले जाना ही नहीं चाहते थे कहीं भी। तुम्हारे पास खुद का तो टाइम है नहीं, तो तुम मेरे बच्चे का ख्याल कहाँ से रखते? अरे गोद में आने के लिए रोता था तुम्हारी, लेकिन तुमने कभी गोद में भी नहीं लिया इसको। ऐसा रिएक्ट करते थे, बच्चा तुम्हारा है ही नहीं, तो अब क्यों आ रही है इसकी याद? और बहुत शौक था ना तुम्हें अपने बिजनेस को संभालने का, तो जाओ अपना बिजनेस ही संभालो। हम दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं, अपने काम से काम रखो। और वैसे भी अच्छा हो मैंने अपने बच्चे की कस्टडी ली, क्योंकि अगर मैं इसकी कस्टडी नहीं लेती ना और गलती से बच्चा तुम्हारे पास होता, तो शायद मेरा बच्चा आज हमारे बीच होता भी नहीं। तो मैं तुम्हें ना फर्स्ट एंड लास्ट बार वार्न कर रही हूँ, हमसे दूर रहना। अब हम सीख चुके हैं तुम्हारे बिना रहना। देखो अंकिता, मानता हूँ इसकी परवरिश तुमने अकेले की है। मैं काम में थोड़ा सा बिजी था, इसलिए मैंने तुमसे डाइवोर्स लिया था, और उसी की वजह से ये आज तुम्हारे पास है। और मैं ये भी मानता हूँ कि मेरे काम की वजह से ये शादी पूरी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना अंकिता कि तुम मुझे मेरे बेटे से भी नहीं मिलने दोगी। अब क्यों आ गई तुम्हें इसकी याद? तुम्हारा बिजनेस था तो तुम अपने बिजनेस को संभालो ना, और मुझे इसके साथ छोड़ दो अकेला। देखो अंकिता, मैंने अपने बिजनेस की वजह से तुम्हें डाइवोर्स दिया था, लेकिन आज वो बिजनेस भी मेरे पास नहीं है। तुम तो जानती हो ना, एक मेरा पार्टनर भी था। उस पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया और सारी कंपनी अपने नाम करवा ली। मेरे पास जितना भी सब कुछ था, सब कुछ बर्बाद हो गया अंकिता। मैं सड़क पे आ गया हूँ। मैंने अपने बिजनेस की वजह से अपना पूरा परिवार ही खराब कर लिया अंकिता, और अब मेरे पास जो भी सेविंग्स है ना, बस उससे ही मैं घर चला रहा हूँ। अरे क्या कुछ नहीं था मेरे पास, सब कुछ तो था। एक अच्छा परिवार, अच्छी बीवी तो मेरा इतना ख्याल रखती थी, मेरा सुंदर सा बेटा और एक बहुत अच्छा घर था। मैंने अपने ही हाथों अपना खुद का गला घोट लिया अंकिता। सच में मुझे बहुत पछतावा होता है मेरे किए का। मेरे सामने ना अबे झूठा दिखावा मत करो। अब इतना प्यार आ रहा है अपने बच्चे पे, तो पिछले 3 साल से इससे मिलने क्यों नहीं आए? अरे एक बार भी आकर के नहीं देखा कि तुम्हारा बच्चा कैसा है, कैसे जी रहा है, कहाँ उसने एडमिशन लिया, क्या स्कूलिंग कर रहा है। तुमने एक बार भी अपने बच्चे को आकर के नहीं देखा कि वो ठीक है कि नहीं, वो दुनिया में है भी या नहीं। मैं वापस कैसे आता अंकिता? मुझे तो लगा था कि तुमने कोई दूसरी शादी कर ली होगी। अब डाइवोर्स लेने के बाद मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। तुम्हें तो पता ही है ना अंकिता, मेरे माँ बाप तुम्हें कितना प्यार करते थे। अब तुम भी चली गई, वो भी गुस्सा हो गए मुझसे, वो भी अपना गांव चले गए। मैं यहाँ पे अकेला रह गया। अब रहने को घर तो है, लेकिन वो किसी जेल से कम नहीं है। अकेला रहता हूँ तो सारी दीवारें खाने को दौड़ती मुझे। उस घर के एक एक सामान, एक एक चीज में तुम्हारी और मेरे बच्चे की यादें हैं। मैं वो सब कैसे भूल सकता हूँ पिता? हर पल बस यही सोचता रहता हूँ कि काश मैं वो वक्त दोबारा ले आता, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। पापा। अंकिता देखो ना, मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। प्लीज अंकिता मुझे माफ कर दो, मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को मत दो, वो मेरे को बहुत याद करता है। प्लीज देखो अंकिता, शायद भगवान भी यही चाहता है कि हमें दोबारा मौका मिलना चाहिए, इसलिए शायद आज हम दोनों मिले हैं। प्लीज अंकिता मुझे एक मौका दे दो, आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे। प्लीज अंकिता, हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे। जब मैं बाप बना था ना, तब मुझे इन सब चीजों का कोई एहसास नहीं हुआ था, लेकिन आज जब तुम सब मुझसे दूर हो ना, तब मुझे तुम्हारी और मेरे बेटे की अहमियत पता लग गई है अंकिता। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा अंकिता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम पर ध्यान दूंगा। देखो अंकिता, मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता। प्लीज एक मौका दे दो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ अंकिता तुम्हारे, प्लीज। देखो राहुल, जो भी तुमने किया है ना मेरे साथ, वो माफी के काबिल तो है नहीं।
लेकिन फिर भी मैं हमारे बच्चे के लिए तुम्हें एक लास्ट मौका देना चाहती हूँ, लेकिन वो भी सिर्फ एक शर्त पर। अंकिता, तुम जो भी शर्तें कहोगी ना, वो सारी की सारी शर्तें मंजूर है मुझे। क्या शर्त है तुम्हारी? शर्त ये है राहुल, तुम्हें पहले मेरे माँ बाप के पास जाकर के माफी मांगनी होगी और फिर उसके बाद अपने माँ बाप के पास जाकर के भी माफी मांगनी होगी। उनको मनाना होगा और वापस उसी घर में लाना होगा, क्योंकि मेरे घर जाने की वजह से ना मेरे माँ बाप की बहुत बेइज्जती हुई थी। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे माँ बाप मेरे से कितना प्यार करते थे, तो तुम्हें उनसे भी माफी मांगनी पड़ेगी और सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, वो भी अपने हाथों से, क्योंकि बिगाड़ने वाले भी तुम थे और सुधारने वाले भी तुम बनोगे। हाँ अंकिता, गलती की है तो माफी तो मांगूंगा ना। सबसे पहले मैं तुम्हारे माँ बाप से माफी मांगना चाहूंगा और उनसे इजाजत लूंगा क्या मैं तुम्हारे साथ दोबारा रह सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने माँ बाप के पास जाकर भी माफी मांगूंगा। अंकिता देखो अंकिता, मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ। आड़ू बेटा, तुम पापा से प्यार करते हो ना, तो आई लव यू बोलो उन्हें। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। चले अंकिता। लीजिए मैडम आपकी पार्किंग की पर्ची। एक्सक्यूज मी, पार्किंग की पर्ची? तुमने इस गाड़ी की पार्किंग की पर्ची काटी है? हाँ हाँ मैडम, इसी गाड़ी की काटी है। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? अगर पता होता ना कि मैं कौन हूँ तो तुम इस गाड़ी की पार्किंग की पर्ची नहीं काटते। मैडम, गाड़ी किसी की भी हो, लेकिन मेरा काम है पर्ची काटकर और पार्किंग का पैसा लेना। ये मेरा काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, प्रॉब्लम ही तो यही है ना, तुम्हें पता ही नहीं कि मैं हूँ कौन। मेरे बारे में ना पहले पता कर लेना, और जब पता लग जाएगा ना कि मैं कौन हूँ, तो ये जो तुम्हारे फालतू के हाथ चल रहे हैं ना पार्किंग की पर्ची काटने के लिए, नेक्स्ट टाइम से चलेंगे नहीं। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम इस गाड़ी की पार्किंग की पर्ची काटी ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बेवकूफ। अरे बड़ी बदतमीज लड़की है, पार्किंग के पैसे भी नहीं दिए और पर्ची मेरे मुंह पर मारकर चली गई। अरे मैडम, मैडम आपका पर्स, आपका पर्स मैडम, मैडम। अरे अंकल जी, ये क्या कर रहे हो आप? लाओ ये पर्स मुझे दो आप। अरे साहब देखिए ना, उन मैडम का पर्स गिर गया है। अरे मुझे पता है ये पर्स उन मैडम का है, लेकिन एक बात तो देखो ना, आप उसके पापा की उम्र के हो, वो आपके साथ कितनी बदतमीजी करके गई है, और तो और पर्ची आपके मुंह पे फेंक के गई है। वो कम से कम इस चीज का सबक तो उसको मिलना चाहिए कि नहीं? उसका घमंड इतने सातवें आसमान पर है। अरे कोई कितना भी पैसे वाला हो जाए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बुजुर्गों के साथ वो बदतमीजी से बात करेगा। अंकल, आजकल की सच्चाई तो यही है, लोग लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन 20-30 रुपए की पार्किंग देने में उनको पता नहीं क्या आफत आती है। अरे साहब, पता नहीं कितनी बदतमीज लड़की है। देखिए ना, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, ना तो वो पार्किंग के पैसे देकर गई है और पर्ची भी मेरे मुंह पर मारकर चली गई। अंकल, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पर्स आप अपने पास रख लो। मैं ये कह रहा हूँ, जब वो आएगी ना यहाँ पे परेशान होती हुई और आपसे पूछेगी कि मेरा पर्स कहाँ गया, तब उसको उसके घमंड का एहसास दिलाना और उसको सबक सिखाना कि जो उसने गलती की है ना वो दोबारा ना दोहरा पाए। ये लीजिए, रखिए इसको। हाँ साहब, ये तो आपने बिल्कुल अच्छा किया। पर्स के चक्कर में वो आएगी, अपना पर्स पूछेगी, जब तक वो पार्किंग के पैसे नहीं देगी तो मैं उसे ये पर्स नहीं दूंगा। ठीक है, चलता हूँ मैं। ठीक है साहब। मेरा पर्स कहाँ गिर गया यार? इसी रास्ते से तो गई थी मैंने कहाँ गिरा दिया? इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ मैं पर्स के साथ? उसमें इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे मेरा पासपोर्ट था, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, इतना सारा कैश। क्या करूं अब? यहाँ पे कोई आसपास है भी तो नहीं जिससे पूछूं? एक सेकेंड, ये तो वही अंकल है ना जो पार्किंग की पर्ची काट रहे थे। इनको पता होगा कि मेरा वो पर्स कहाँ है, इनसे पूछती हूँ। अंकल, अरे अंकल सुनो ना। अंकल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की थी, मैं यहाँ से गई ना, उसके बाद शायद मेरा पर्स यहीं पे गिर गया। आपको मिला है क्या? अगर मिला तो प्लीज अंकल वो पर्स दे दो मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसके अंदर, कैश भी था बहुत सारा। और अंकल उसमें मेरा पासपोर्ट है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ उसी में है। अगर अंकल वो पर्स मेरे को नहीं मिला ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आपको मिला या किसी ने दिया है तो प्लीज मेरे को दे दो। पिंक कलर का पर्स था, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं था। अरे मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन है आप? पर्स? कौन सा पर्स? कैसा पर्स?
अरे मैडम, मैं तो आपको जानता तक नहीं। क्या आप मेरे को जानते नहीं हो अंकल? कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो मैंने गाड़ी पार्क की है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है, तो लाइए पार्किंग की पर्ची। पर्ची? अंकल पर्ची तो नहीं कटवाई मैंने। क्या आपने पर्ची नहीं कटाई? तो मैडम, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपने गाड़ी कहाँ खड़ी करी है और आपका सामान कहाँ है। इस चीज़ की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। भले ही मैडम आपकी यहाँ से गाड़ी चोरी हो जाए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी तभी तक है जब आपके पास पार्किंग की पर्ची हो। आप हमें पर्ची दीजिए, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी। अंकल आप अभी पर्ची पर्ची की क्या बातें कर रहे हैं? आपको पता है उस पर्ची से लाख गुना इंपॉर्टेंट मेरा वो पर्स है। अगर आपको वो पर्स मिला तो चुपचाप मेरे को दे दो ना। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? देखिए मैडम, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके पास पर्ची है तो लाइए, दिखाइए। अंकल आपको पैसे चाहिए ना? कितने पैसे चाहिए आपको? 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए? मैं आपको पैसे देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अंकल प्लीज अगर वो पर्स आपको मिला है तो मेरे को बता दो, या उसके बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज मेरे को बता दो। अरे मैडम, पर्ची। और हाँ, अब आपकी गाड़ी और आपके सामान की जिम्मेदारी हमारी। पिंक पर्स ढूंढ रही है ना आप? ये लीजिए, यही है ना आपका पर्स? अरे ये पर्स शायद हो सकता है मैं चलते चलते गिर गया हूँ। थैंक यू सो मच अंकल। आपको पता नहीं आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। वो तो अच्छा हुआ है अंकल, ये पर्स आपको मिल गया। आपको पता है इसके अंदर इतना सारा कैश था। अगर ये किसी और को मिल जाता ना तो वो कैश ले लेता और मेरे इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहीं भी फेंक देता, और मेरे को बहुत धक्के खाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स दोबारा बनवाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। मैम साहब, मैं तभी तो आपसे कह रहा था कि आप पार्किंग की पर्ची कटवा लीजिए। अगर आप पार्किंग की पर्ची पहले ही कटवा लेती ना तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। और मैडम, आप क्या सोचती हैं ये पार्किंग का पैसा हमारी जेब में जाता है? नहीं मैडम, नहीं। हम तो यहाँ नौकरों की तरह काम करते हैं और एवज में सिर्फ हमें 10,000 रुपये मिलते हैं। और उसमें से भी क्या होता है, आप जैसे लोग आते हैं जो हमें पार्किंग का पैसा नहीं देते, और नतीजा वो हमें भुगतना पड़ता है। हमारे 10,000 रुपये सैलरी में से 2-3 हज़ार रुपये हर महीने हमारे यहाँ कट जाते हैं। हमें क्या मिलता है? वही 7-8 हज़ार रुपये। और अब आप ही बताइए मैडम, हम 30 रुपये में इस भरी दोपहरी में, बरसात में आपकी गाड़ी का ध्यान रखते हैं, आपके सामान का ध्यान रखते हैं। देखिए ना मैम साहब, लोग अपनी शान शौकत के लिए लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां ले लेते हैं, लेकिन क्या 30-40 रुपए पार्किंग के नहीं देते। और इस पार्किंग के पैसे से हम जैसे गरीबों का घर चलता है मैम साहब। हाँ अंकल, आप सही कह रहे हो। मैं आपको अपने पर्स के बदले 5000 रुपये तक देने के लिए रेडी थी, लेकिन आप इतने ईमानदार थे कि आपने वो पैसे लेने से बिल्कुल मना कर दिया। बल्कि पर्स तो आपके पास था ना, आप चाहते तो मेरे को परेशान कर सकते थे जैसे मैंने आपको परेशान किया था। पर आप अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हैं। माफ़ करना अंकल जी, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी की, लेकिन कसम से मैं अगली बार से किसी से भी इस तरीके से बदतमीज़ी से बात नहीं करूँगी, और पार्किंग की पर्ची तो ज़रूर कटवाऊँगी। कोई बात नहीं मैडम, आगे से ध्यान रखें। मैम साहब, मेरी गाड़ी आ गई है। अंकल जी, आपके बेटे की तो बेस्ट चॉइस है, इससे अच्छी गाड़ी नहीं है हमारे पास। पापा, मुझे तो यही गाड़ी पसंद है। आप कुछ भी करिए, मेरे को यही वाली गाड़ी दिलवाइए आप। ठीक है बेटा, अगर तो ये गाड़ी पसंद है तो फिर सोचने की क्या बात है, यही खरीद लेते हैं। वाह सर, आपकी चॉइस तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं अभी आपके पापा को यही बता रही थी, और आपके ऊपर तो ये गाड़ी बहुत अच्छी जचेगी। सही कह रही है मैडम आप, बस यही वाली गाड़ी लेनी है मेरे को। वैसे है कितने की है? सर ये आपको 18 लाख रुपए की पड़ेगी। 18 लाख? 18 लाख? सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे एक साथ 18 लाख रुपए नहीं लूंगी। लोन हो जाएगा, आप लोन में कर सकते हैं, किस्तें बनवा सकते हैं इसकी। आप एक काम करना, 2-2.5 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट दे देना, बाकी की हम किस्तें बनवा देंगे। ठीक है बेटा, तुझे पसंद है तो फिर सोचने की कोई बात नहीं है, ले ले। और वैसे भी हमें कैश में गाड़ी खरीदनी नहीं है, EMI करवानी है, तो डाउन पेमेंट में आपको दे देता हूँ और जो किस्तें होंगी मैं देता रहूंगा। हाँ सर, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। आपको पता है ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 हजार रुपए की EMI बंधेगी,
महीने में आपको 30 और 40 हजार रुपए देने होंगे। ये लीजिए डाउन पेमेंट। अरे हाँ पापा, लाइए पैसे, कोई दिक्कत नहीं है पापा। आजकल डाउन पेमेंट दो, EMI के जरिए सब कुछ हो जाता है, सब खरीद सकते हैं लोग। ये लीजिए मैडम, ये पूरे 2.5 लाख रुपए हैं, और ये वाली गाड़ी तो मेरी हुई आज से। ठीक है सर, डाउन पेमेंट तो मेरे पास आ ही चुकी है। एक काम करते हैं, जो बाकी की पेपर फॉर्मेलिटीज है ना, वो ऑफिस में चल के कर लेते हैं। वैसे भी ये गाड़ी तो आप ही के नाम होनी है ना? हाँ हाँ, मेरे नाम पे ही होगी। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं सर? हाँ हाँ मैडम, है ना। ठीक है, तो वैसे मेरे को पैन कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, और एक अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी चाहिए होगा। वैसे तो ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। हाँ वो भी है। आप चलिए सर ऑफिस में। हाँ गिरिराज जी, आपने बेटे के लिए गाड़ी खरीदने आया था। अरे मेरे बेटे ने क्या मस्त गाड़ी पसंद की है, आप भी खुश हो जाओगे। थार गाड़ी है, थार। हाँ 18 लाख की गाड़ी है। हाँ हाँ, मिठाई क्यों नहीं खिलाऊंगा, मैं आपको जरूर खिलाऊंगा। सर कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं मैम। मैम ये पैसे वापस दे सकते हैं आप मेरे को? हाँ जी सर, आप ही के पैसे ये लीजिए। थैंक यू। क्या हो गया सर? अगर आपको ये वाली गाड़ी महंगी लग रही है तो हमारे पास और भी चॉइसेस है, आप ये देख सकते हैं। अगर आपको ब्लैक कलर में और दूसरी गाड़ी चाहिए तो ये सस्ती मिल जाएगी। आप मैं बताता हूँ आपको। अरे सर कहाँ जा रहे हैं आप? अरे राहुल बेटा कहाँ जा रहे हैं? अंकल जी कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? आपके बेटे तो इस तरीके से चले गए, गाड़ी पसंद नहीं आई क्या उनको? नहीं, गाड़ी तो उसे पसंद थी और यही गाड़ी उसने खरीदनी थी, और बजट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हूं तो किस्त दे ही दूंगा। लेकिन समझ में नहीं आया कि मेरा बेटा अचानक चला क्यों गया। अगर अंकल जी उनको गाड़ी पसंद नहीं आई तो हमारे पास और भी चॉइसेस हैं। अगर आपको सस्ते में कुछ देखना है तो आप ये देख सकते हैं, ये 10 लाख रुपए की है, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए की मिलेगी। मैंने कहा ना आपसे, बजट की कोई दिक्कत नहीं है, मैं किस्तें चुकाने के लिए हूँ ना। और फिर उसे इस गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी पसंद भी नहीं है, तो यही गाड़ी खरीदनी थी। और आप खुद देखिए ना, एक नजर में उसने ये गाड़ी पसंद कर ली, तो दूसरी गाड़ी क्यों खरीदेगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अचानक उसे ऐसा क्या हो गया कि चला गया। देखिए मैं घर जाके उससे बात करता हूँ और शाम तक आपको बता दूंगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आराम से बता दीजिएगा। अरे तू कहाँ चला गया था? अरे वो मैडम भी हैरान हो गई थी कि गाड़ी पसंद कर ली बेटे ने, हम मैंने पैसे भी दे दिए थे उसे। फिर अचानक ऐसा हुआ क्या कि तू बिना बताए चला गया वहां से? अच्छा नहीं लगता है? कितना टाइम वेस्ट कर दिया तूने मैडम का। चल गाड़ी लेके आते हैं, चल। अरे नहीं पापा, अब कहीं नहीं जाना, मुझे वो गाड़ी नहीं लेनी अब। गाड़ी नहीं लेनी? लेकिन क्यों? अरे तेरी फेवरेट गाड़ी है ना वो, कब से तू बोल रहा था गाड़ी लेनी है गाड़ी लेनी है। अब जब गाड़ी पसंद आ गई, मैंने पैसे भी दे दिए, किस्तों पे भी मान गया मैं, फिर मना क्यों कर रहा है? हाँ मेरी फेवरेट थी, लेकिन मुझे नहीं लेनी यार वो। अरे बता तो सही, हुआ क्या है? वो बात ये है कि जब आप फोन पे बात कर रहे थे और आपने पैसे दिए, तब मेरा ध्यान आपके कपड़ों पे और चप्पल पे गया। अरे टूटी हुई चप्पल पहनकर आप इतनी बड़ी गाड़ी लेने के लिए गए हो, और ये कुर्ता देखना, अरे कितने साल हो गए इसको, छोटा हो गया है वो। आपकी ऐसी हालत हो रखी है और आप मेरे को कह रहे हो वो इतनी महंगी गाड़ी ले लूं। अरे क्या कमी है इन कपड़ों में और चप्पलों में? अरे मैं रिटायर हूँ, घर पे ही रहता हूँ, तो मेरी मर्जी, चाहे कैसे ही कपड़े पहनूं, जो मर्जी चप्पल पहन के घूमूं। अरे तुझे क्या दिक्कत है? तुझे अपनी गाड़ी लेनी है ना तो ले। अरे तू ही तो कहता था कि तेरे सब दोस्तों के पास गाड़ी है, तेरे पास नहीं है। तू अपने आप को उन दोस्तों के सामने छोटा महसूस करता है। लेकिन अब क्या दिक्कत है? जब मैं तुझे इतनी बढ़िया गाड़ी लेकर दे रहा हूँ तो तू नजरें मिला के बात करेगा ना उनसे। चल ठीक है, चल गाड़ी लेके देता हूँ तुझे। मुझे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं लेनी पापा। अरे हमारे घर के हालात वैसे इतने खराब हो रखे हैं, कोई कमाने वाला भी नहीं है। आपकी जॉब थी, आप भी 3 साल पहले रिटायर हो चुके हो, पेंशन से तो हमारा घर चल रहा है, ऊपर से मैं गाड़ी खरीद लूंगा, आपके ऊपर किस्तों का बोझ आ जाएगा। और मैं अभी कमा नहीं रहा, पढ़ाई कर रहा हूँ, और ऐसी हालत में मैं अगर गाड़ी ले लूंगा ना पापा, तो ये घर तरक्की की तरफ नहीं बर्बादी की तरफ जाएगा, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। और रही गाड़ी की बात, उसका तो क्या है, अरे जब मैं कमाऊंगा ना तब अपने शौक पूरे करूंगा। वैसे भी शौक जो होते हैं ना, हमेशा अपने पैसों से ही पूरा करने चाहिए। अरे जब मैं कमाऊंगा, मेरी अच्छी नौकरी लगेगी, तो अब लूंगा बड़ी सी गाड़ी, और हाँ पहली बार चाबी आपके हाथ में ही दूंगा। तो ये बात है, तू समझदार हो गया बहुत, है ना? बड़ा भी हो गया, चल अच्छी बात है। मेरा बेटा इतनी घर की बातें सोचने लगा, घर परिवार के बारे में सोचने लगा, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। खुश रहे बेटा, तेरे सारे सपने जरूर पूरे होंगे। और हाँ, ये तेरे हाथ में क्या है? इसमें क्या है थैली में? ये
ये आपके लिए जूते हैं, ये लीजिए। लेकिन बेटा इसकी जरूरत क्या थी? अरे इसी की जरूरत थी, वो टूटी हुई चप्पल मत पहना करो आप। ये लो, आज से ये पहनना। पहली बार मेरा बेटा मेरे लिए तोहफा लाया तो क्यों नहीं पहनूंगा, जरूर पहनूंगा। थैंक यू बेटा, मुझे पसंद है जूते।